तकरीबन 10 से 15 साल पहले ही हमीर से मैं मिली थी। उसके बाद मेरे को 2017 में मौका मिला कि मैं राजनीति के क्षेत्र में सक्रिय रूप से भागीदारी कर सकूं। तो जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया आईपी एक्सटेंशन से, जो एक जनरल सीट होती थी जो महिला के लिए रिजर्व नहीं थी, उस पर मेरे पर विश्वास जताया और मैंने वहां पर अपने क्षेत्र के सभी लोगों के सहयोग से, परिवार के सहयोग से, नेतृत्व के, संगठन के सहयोग से वहां पर जीत दर्ज किया। 5 साल मुझे एज ए जनप्रतिनिधि उस क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। जो बात अभी भाई साहब कह रहे थे ना, वो बिल्कुल सत्य है। सत्य कैसे? क्योंकि वो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरपर्सन हैं, तो उनके पास पूरा क्षेत्र भी देख सकते हैं, रिमोट एरियाज भी देख रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी देख रहे हैं। लेकिन मेरे पास तो मेरा एक छोटा सा क्षेत्र है आईपी एक्सटेंशन, और उस आईपी एक्सटेंशन में जब तक मैं निगम पार्षद रही और आज भी जब मैं निगम पार्षद नहीं हूँ, आज मैं महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक दायित्व है जिसे निभाती हूँ, उसमें ऐसी घटनाएं बहुत सारी हमारे पास आती हैं जहां पर बच्चियां अपने घर से चली जाती हैं और जब पकड़ के वापस लाई जाती हैं, थाने में प्रस्तुत होती हैं, तो वो सीधा माँ बाप को नकार देती हैं कि हमें आपके साथ रहना ही नहीं है, मेरा अब्दुल, मेरा सलीम अच्छा है, या मैं जिसके साथ गई हूँ उस पर मुझे ज्यादा भरोसा है। ये बिल्कुल सत्य बात है। और ऐसे केस में जब लड़की माँ बाप को नकार देती है, पेरेंट्स को नकार देती है, उनकी शिक्षा को, उनकी अपब्रिंगिंग को, अपने परिवार के मूल्यों को, अपनी परंपराओं को नकार देती है और दूसरे के साथ जाना पसंद करती है, तो उस बच्ची को ये नहीं पता होता उस समय वो 15 साल की होती है, 16 की होती है, भगवान जाने कैसे जाली सर्टिफिकेट्स बनाए जाते हैं, किस तरीके से उनको बालिग दिखाया जाता है। और जैसे भाई साहब ने जो बताया ना, सीरिया भेजा जा रहा था, ये एक ऐसा सत्य है जिसे झुठलाना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि आज की जो जनरेशन है, हमें ऐसा लगता है कि उस जनरेशन को शायद हम समझ नहीं पा रहे या वो जनरेशन हमें समझ नहीं पा रही। जो संवाद का हमारे बीच में एक गैप है ना, ये आजकल के बच्चे माँ बाप से संवाद करने के बजाय मोबाइल से संवाद करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। व्हाट्सएप पर बात करना, गूगल पे सर्च करना, इंस्टा पे जाना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त करना, उस ज्ञान को दूसरों में बांटना, ये जो चीजें हैं ये बहुत खतरनाक हैं बेटियों के मामले में, इसलिए क्योंकि वो ज्यादा वल्नरेबल होती हैं, और बेटियों के मामले में इसलिए भी क्योंकि यदि आप देखिए शारीरिक संरचनाएं हैं, ईश्वर ने पुरुष का भी निर्माण किया, ईश्वर ने स्त्री का भी निर्माण किया, ये दोनों ही पक्ष हैं। यदि दोनों ना हो तो आगे हम अपनी सृष्टि को नहीं बढ़ा सकते, और इन दोनों की शारीरिक संरचनाओं की हमें आदर करनी चाहिए, उनकी बातों को समझना भी चाहिए। तो बच्चियां इसलिए कि कल को यदि बच्चियां के गलत फंस जाती हैं, तो 14.5 साल की बच्ची जो 5 माह की प्रेग्नेंट थी, क्या उसे होना चाहिए था? 14 साल की बच्ची शायद 7वीं कक्षा पास करके 8वीं में जाएगी। और एक माँ बनने के लिए मानसिक तौर से, शारीरिक तौर से भी पूरा सक्षम होना चाहिए, तभी हम किसी जिंदगी को अपने अंदर पाल सकते हैं और उसको इस जीवन में लाने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहने में बहुत सुंदर लगता है और होना भी चाहिए। क्यों? बेटी घर की शान होती है, एक नहीं 2-2 कुल चलाती है। शिक्षित बेटी सिर्फ एक अपने आप को शिक्षित नहीं करती, अगर एक पुरुष को शिक्षित किया जाए तो वो तो स्वयं को शिक्षित करता है, और अगर बेटी शिक्षित होती है तो वो पूरे परिवार को शिक्षित करती है, क्योंकि वो उतने संस्कार, उतनी बातें, उतनी संस्कृति, अपनी भारतीय सभ्यताएं, मान सब आगे अपने बच्चों को भी आगे इम्पार्ट करती है। तो हमारा भी, क्योंकि मैं भी एक नारी हूँ, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त है कि मुझे मेरे माँ बाप ने, फिर माँ बाप के बाद मेरे सास ससुर ने, मेरे पति ने, समाज में जहाँ भी मैं मिली सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत सहयोग किया। और ऐसा नहीं है कि हमने चैलेंजेस नहीं लिए। जब हम बच्चे हुआ करते थे, सरकारी स्कूल में पढ़ती थी मैं, वहां पर बहुत सारे चैलेंजेस होते थे, बहुत सारे, लेकिन उतने नहीं थे जितने अब ज्यादा उपमुखर हो चुके हैं। हमने भी बहुत कुछ झेला होगा, बहुत कुछ सहा होगा, हम भी लोक लाजवश हम कुछ बोले नहीं होंगे, लेकिन उन सबको सहने के बाद भी आज ये बात तो समझ आती है कि माँ होने के नाते मुझे अपनी बेटी को कितना सक्षम बनाना है। ये एक माँ की, मैं फेलियर तो नहीं कह सकती इसको, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। कोई भी माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बच्चा गलत राह पर जाए, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। लेकिन जब हमारे बच्चे हमसे संवाद नहीं करते और हमसे गलत दूसरी राह पर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं माँ को ये प्रतीत होता है मेरी परवरिश में शायद कुछ कमी रह गई होगी, जो मेरा बच्चा ऐसे चला गया। यहाँ मेरी बहनें बैठी हैं, लगता है कभी आपको एक पार्ट पे कभी जाके लगता है अगर
कुछ भी ऐसा होता है जो समाज में स्वीकार्य नहीं है या हमें उसको देख के बहुत दुख हो रहा है, तो कि कहीं हमारी परवरिश ही तो नहीं ऐसी हो गई है। शायद हमें अंदर झांकने की जरूरत है। जो बात अभी भाई साहब ने की, पेरेंटिंग कहने के लिए पेरेंटिंग नहीं, पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए कि अपनी बच्चियों को अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का ज्ञान कराना सबसे ज्यादा जरूरी है। कि बेटा यदि आपका अधिकार है कि आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, तो आपका कर्तव्य ये भी है कि आप ये भी जांच लें कि वो कैसे। आप जांच नहीं सकती तो अपनी माँ को अपना दोस्त माने और अपनी माँ से, अपने पिता से बात करें। ये हम कहाँ चाह रहे हैं? आज अगर मैं किसी लड़के से मिलती हूँ तो मुझे ये डर नहीं होना चाहिए कि मैंने माँ से कहा तो माँ मुझे डांटेगी, मारेगी, मेरा घर से निकलना बंद कर देगी या मुझसे मोबाइल छीन लेगी। होता है जी, यही डर होगा बच्चियों को, किसी को भी ये डर होता है। तो ये डर नहीं होना चाहिए। माँ को एक दोस्त की तरह, माँ तो हो आप, लेकिन अब माँ छोड़ के दोस्त का रूप, सखी का रूप अपनाना पड़ेगा। तभी ये जो घटनाएं हो रही है ना, कि रात को 12 बजे आके खेत में ओला कैब रुकती है और वो बच्ची अब सीधा सीरिया पहुंचती है और IAS के लिए काम करेगी, करना चाहती थी। क्यों? बच्चों का दिमाग ब्रेन आउट, वॉश आउट कर देती। और ये करना बहुत आसान है उन संगठनों के लिए जो हमेशा भारत को नीचा करने के लिए, भारत की एकता समृद्धता को तोड़ने के लिए काम करते रहते हैं। इसलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं। भारत, आप सब जानते हैं, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे यंग लोकतंत्र है। हमारा देश सबसे यंग है। चीन में तो यंग बच्चे ही नहीं। पहले आप बच्चे पैदा करना मना कर, आप क्या बच्चा पैदा करो तो हम आपको बहुत सारे इंसेंटिव्स देंगे। क्यों? यंग लोग ही नहीं है। जहाँ यंग ब्लड होता है वहीं पर नए विचार होते हैं, वहीं पर नए आइडियाज होते हैं, वहीं पर नए इनोवेशंस होते हैं। तो हमारा देश सबसे ज्यादा यंग है। हमारे यहाँ संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हमारे यहाँ जहाँ पर ऐसे केसेस है वहां पर कल्पना चावला भी है, मैरी कॉम भी है, PT उषा भी है और ऑपरेशन सिंदूर को लीड करने वाली हमारी आर्मी ऑफिसर्स भी हैं। जहां पर नकारात्मकता है वहां पर सकारात्मकता भी है। अंधेरा है तो उजाला है, उजाला है इसीलिए अंधेरा है। तो हमको दोनों पक्षों पेश होती है, ट्यूटरिंग करा के लाई जाती है। पोक्सो बहुत सुंदर कानून बना है। निर्भया के बाद कानून में भी बहुत परिवर्तन आए हैं। लेकिन मैं आपको स्पष्ट एक कड़वी सच्चाई बता दूं, 100 में से 10 केस रिपोर्ट होते हैं, बाकी होते ही नहीं। लड़कियों की किडनैपिंग के अंदर अब मिसिंग नहीं है, FIR दर्ज होती है, लेकिन लड़कियों को ट्यूटर करके लिया जाता है खाटू श्याम। मैंने देखा एक थाने की पूरी लड़कियां खाटू श्याम जी जा रही हैं। खाटू श्याम जी गई थी, हमने कहा पूरे थाने में, इस इलाके में लड़कियां जाती खाटू श्याम जी। दूसरे में कहा हरिद्वार ऋषिकेश गई थी, तीसरे में कहा बुआ के यहाँ गई थी, ट्यूटरिंग हो करके। तो आज के जमाने में आपका बच्चा, और जब भी बच्चे से पूछो कैसे जानती हो लड़के को, इंस्टा। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। डबल इनकम ग्रुप आजकल सर्वाइवर के लिए जरूरी है। माता पिता दोनों कमाते हैं, आप तो बाहर चले जाते हैं, आपके बच्चे के साथ पीछे क्या हो रहा है, ये बहुत बड़ी चुनौती है। बच्चा सोशल मीडिया पे क्या युद्ध में लड़े थे और गोली इनके सर से निकल गई थी और जीवन बच गया। और ये बेसिकली सोल्जर है, ये बेसिकली सिपाही है, चाहे वो प्रशासनिक सेवा में बैठे चाहे कलेक्टर कुर्सी में बैठे, ही इज अ सोल्जर बाय हार्ट। और आज भी आप उनको समझिए कि रात दिन काम करते, मुझे अपने ऊपर शर्म आती है कि मैं इतना काम क्यों नहीं कर पाता हूँ। मैं बताना चाहूँगा सर के बारे में। सर 80 वर्ष के हैं और सर से मेरी 10 साल या 7 साल बाद मुलाकात हुई है। सर मुझे देखकर बड़े गुस्सा हो गए, इतने दिन से तुम कहाँ गायब हो गए थे। अभी सर के साथ मैं मथुरा वृंदावन गया था और मुझे लगा सर, मतलब सर टाइम के बड़े पाबंद होते हैं। और जैसे हमने नाश्ता वास्ता करा, मैंने कहा सर तो अब आराम करेंगे, शायद रूम में चले गए। और मैं अजय, मेरा कैमरामैन है, वो लेके बाहर गया। सर ने कहा तुरंत कहाँ हो, अभी आ जाओ। मैंने कहा दोपहर में, मतलब सर ना दोपहरी देखते हैं ना रात देखते हैं ना कभी देखते हैं, तुरंत एक्टिव रहते हैं हमेशा 24 घंटे। और तुरंत हमें वहाँ वो ले गए गर्मी में। तो मुझे लगा, मतलब सर से मैंने ये प्रेरणा ली कि हमें हमेशा तैयार रहना है। हमारा शरीर तो आलस चाहेगा, लेकिन हमें आलस नहीं करना है। समय बहुत कम है, आगे बढ़ना है। गाँव गाँव देश में जाकर, क्षेत्र में जाकर, गाँव पर, खेती पर और गाय पर काम करना है, क्योंकि हमें हर जगह रोजगार ढूंढना है। सर से मैंने सीखा कि हम ना टालते हैं कि सरकार नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, ये नहीं कर रही, बहाने ढूंढते हैं, लेकिन खुद का रोजगार ढूंढना चाहिए। स्वयं का रोजगार बनाओ। हमें कोई नौकरी नहीं देगा, हमें खुद से हमें ऐसा इंतजाम करना पड़ेगा जो हमें खुद भी रोजगार पाना है, औरों को भी रोजगार पाना है। जहां तक खाली जगह आपसे
तो दो शब्द कहें आज का प्रोग्राम के बारे में। साथियों, सबको प्रणाम। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूँ क्योंकि मैं दतिया गया हुआ था। वहाँ पर एक बाबा बलराम जी है, अपने वृंदावन के रहने वाले। हमारे कुछ नारे हैं, उसमें एक नारा है जड़ से जुड़ो और शुभ लाभी स्वार्थी बनो। तो बाबा बलराम जी भी 68 साल के हैं। वो पहली बार अपने जन्म के बाद अपने गांव जो बीहड़ एरिया में है, दतिया में, वहाँ अपना जन्मदिन मना रहे थे। मैं उनको अभिनंदन देने गया था कि और कोई सुने न सुने, बाबा बलराम जी महामंडलेश्वर है। क्योंकि हमारा है कथा से क्रांति, जड़ से जुड़ो, तो उसमें बाबा जी ने दिमाग में घुस गया। वो गए अपने गांव, अपने बिल्कुल पिछड़े हुए बीहड़ इलाके में। तो वहीं से मैं अभी सवेरे आया था, तो मैंने बोल दिया था। तो एक तो मेरा आने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, विलम्ब हो गया। दूसरा, आपका ये समय बहुत बहुमूल्य है जीवन का। कोई ग्रांट रिबेट सब्सिडी या सरकारी ड्यूटी पर नहीं कि ये चल रहा है। इसलिए यहाँ जो प्रेरणादायी जो हमारे अपने दुबे जी है, ये तुलसीदास जी की 14वीं पीढ़ी है। तुलसीदास जी ने अगर रामायण न दिया होता तो पता नहीं क्या होता। तो बहरहाल ये दुबे जी भूल गए, तो इनको याद दिलाना बड़ा पुण्य का काम है। वहाँ पर एक कमिश्नर साहब है, बहुत बढ़िया आदमी, वो भी दुबे है। मैं उनसे कहा, आप जानते हैं कि आपका पीछे कहाँ जाता है? तो तुलसीदास जी से क्या मतलब, वो तो IAS में है। तो बहरहाल याद दिलाना भी एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है, और इसके लिए हमने फूटो जी बनाया है। फू का मतलब है फूको, जहाँ कहीं अच्छाई दिखे, आग दिखे, चिंगारी दिखे, उसको फूको। दूसरा है टोको, समय रहते हुए अगर टोका नहीं तो बाद में अक्षम्य अपराध है, समय गुजर जाएगा। और फूटो जी के साथ है जी, फूटो जी, जी है जस्ट इंग्रेडिएंट। मैं आपके साथ में अभी हूँ यहाँ पर। गोपाल मिश्रा जी, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़ा संगठन है। पहले उसमें विक्रम राव जी थे, आप जानते हैं विक्रम राव जी का नाम? विक्रम राव जी बहुत बड़े फाइटर रहे, पत्रकार रहे, और वो बड़ौदा नक्सलाइट कांड या कौन सा था, बम कांड, हाँ, डायनामिक कांड में रहे हैं। तो गोपाल जी आजकल उस संगठन के अध्यक्ष है, इंडियन वर्किंग जर्नलिस्ट एसोसिएशन। मैंने खास अनुरोध किया था। बस मैं अभी बात खत्म करते हुए इतना पुनः अनुरोध करूंगा, ये बहुत बहुमूल्य क्षण है जहाँ पे अमीर जी ने बच्चों के साथ में और प्रेरणादायी व्यक्तित्वों के साथ में एक चर्चा रखी है। आजकल प्रेरणा देने वाले बहुत कम मिलते हैं। जिधर देखो वही निगेटिव, वही खराब, वही भ्रष्टाचार। तो जीवन तो इसीलिए नहीं बना है कि आप बहुमूल्य समय केवल निगेटिव में गुजार रहे हैं। तो मैं आप सबसे पुनः अनुरोध करूंगा, इस समय को लेकर कुछ आइडियाज दीजिए। बच्चों में बहुत एनर्जी है, करने की इच्छा है, मगर व्यवस्था जो है शोषणात्मक है, वो सफोकेटिव है, सवाल नहीं करने देती। क्रिएटिव, क्योंकि वो देने वाले भी उत्तर वैसे ही है जो निगेटिव में अटके पड़े हैं। तो मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, कृपा करके इस समय का सदुपयोग करें, अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क करें, और बहुत अच्छे काम, कम खर्चे, प्रेरणादायी, उत्साहवर्धक, नए आइडिया देने वाले। बस अंत में छोटा सा बिंदु, हमारा हर चीज में जोर रहता धंधे बढ़वाने का धंधा, पेड़ों में, पानी में, गाय में। अभी गौमूत्र पर बहुत काम हो रहा है। मार्केटिंग द अनमार्केटेड बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें बहुत बड़ा बिजनेस भी है, आनंद भी है, और शायद विश्व को उसकी जरूरत है। हमारी हम्प वाली जो गाय है वो आज 100 देशों में। तो मैं अनुरोध करूंगा, कृपा करके पॉइंट लिखिए और अपने जीवन का प्रति क्षण कैसे लाभदायी, आनंददायी, प्रेरणादायी, फुलफिल्ड बने, इसके बारे में सोचे और सोचने को लगाए। अपन बाद में बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। सबको प्रणाम, नमस्ते। सरस्वती शारदे
1 साल पहले मीडिया नहीं सुबह गंभीर जी से मुलाकात हुई थी। इन्होंने मेरे को कई बार बुलाया। ये तीसरा आज मंच है। तो मैं षटकर्म की क्रियाओं के पूरे शरीर की अंदर की शुद्धि के लिए कुछ क्रियाएं हैं। अभी अगर विस्तार से बोले तो मैं बता दूंगा, नहीं तो टाइम। तो मेरा सारा प्रोग्राम देखने के लिए मेरा चैनल यूट्यूब पर योग क्रोध निरोगी काया, उसमें बहुत अच्छा संदेश है। जो पहली बार देखोगे आप, ये सुलोचना धीमान मेरी धर्मपत्नी है, वो इन क्रियाओं को करके दिखाती है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगा। योग की क्रिया पहली षटकर्म की क्रिया नेति। नेति क्या है? पानी नाक से पीना, मुंह से निकालना, और मुंह से पीना और नाक से निकालना। इससे गले से ऊपर के आंख के रोग, कान के रोग सब ठीक होते हैं। उसके बाद दूध नेति, दूध नाक से पीना, घी नेति, घी नाक से पीना। डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी क्रियाएं हम करवाते हैं। ये मीडिया ने सुबह के पिछले मंच पर अलीगढ़ टप्पल मैदान में इस लोचना धीमान ने बहुत अच्छे तरीके से ये क्रियाएं करके दिखाई है। आप YouTube चैनल पर देखें और कोई एनी समस्या हो तो मुझे संपर्क करें। उसके बाद दूसरी क्रिया है धोती। अंदर से शरीर को धोना, 1.25 लीटर या 1.5 लीटर पानी पी के बमन धोती। इससे गले से नीचे के सब रोगों का नाश होता है। बड़े अच्छे तरीके से करके दिखाया हुआ है। खांसी के रोग, दमा के रोग और लीवर, फैटी लीवर, अल्सर पीलिया, लीवर के गुर्दे के रोग सब ठीक होते हैं। इतने हिस्से के एक पानी के एक जग से बड़े अच्छे ढंग से करके दिखाया हुआ है। उसके बाद बस से धोती 5 मीटर कपड़ा मुंह से पेट में निकलना और बाहर निकालना। इससे दमा के मरीज जो कई सालों से चरपाई पर पड़े हुए हैं वो ठीक होते हैं। इतना शॉर्ट में हो गया। बाकी लंबी बात के लिए मेरा चैनल देख लें, यूट्यूब पर आपको सब कुछ मिलेगा। उसमें योग के बारे में